नमस्कार दोस्तों, परमार्थ एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज जो यहाँ पे क्लास चलेगी, आप लोगों को सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चलेंगे, जिसमें यहाँ पे 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि 2011 से लेके 2019 तक सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग आज ये शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और यहाँ पे चैलेंज रहेगा आज आप लोगों को 25 प्रश्नों का। यहाँ पे आप लोगों को 24 से 25 प्रश्नों का चैलेंज है। देखते हैं कितने लोग आज यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज प्रश्नों को सॉल्व करिएगा सभी लोग, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नजदीक आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार जल्दी से फिर शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए सभी लोग जी। लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जितने भी टॉपिक्स आज चलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चलेंगे, तो जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जी। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे जी। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, डैश की ओर संकेत करती है पाठ्यचर्या। पहला हमारा कह रहा है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा हमारा कह रहा है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। और तीसरा कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा कह रहा है कि मूल्यांकन में कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सहगामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। पहले प्रश्न एकदम अच्छे से, पहला ही प्रश्न एकदम सही करते चलिए जी। चैलेंज अपना एक्सेप्ट कर लीजिए। और सभी लोग को यहाँ पे 25 प्रश्न सही करने हैं 30 में से। याद रखिएगा, सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चल रहे हैं आज। तो यहाँ पे आप लोगों को 25 प्रश्नों का चैलेंज है जी। इसका राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो शिक्षण होता है, अधिगम प्रक्रिया में पाठचर्या का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पाठचर्या विद्यालय का कार्य जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है, इसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हुए उन कार्यक्रम को सीखते हैं जो विद्यालय में बताई जाती है शिक्षक के अनुसार। ठीक है, इसमें चौमुखी विकास होता है, जो बालक होते हैं उनका विद्यालय में चौमुखी विकास होता है, यानी जो उनके जो कार्य छूटे होते हैं वो विद्यालय में उनके जो प्रश्न होते हैं उससे दूर किया जाता है, उनके संकोचों को। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा छोटा है, इसे हम नहीं करेंगे। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा एकदम आप लोगों के लिए सही नहीं है, दूसरा एकदम स्कैन सही से नहीं हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। दूसरा ये करा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किसमें संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। पहला यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीखने के सादृश्यता नियम। दूसरा कह रहा है कि सीखने का प्रभाव नियम। तीसरा कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सीखने का तत्परता नियम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो जी। कमेंट करिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न का, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तीसरा प्रश्न देखिए जी, तीसरे का एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, दूसरे के साथ जाएगा सीखने का प्रभाव नियम। किसके साथ जाएगा, सीखने का प्रभाव नियम। यहाँ पे एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में, यानी पहले के, याद रखिएगा, पहले की सीखी गई ज्ञान को क्या कर रहा है, अनुक्रियाओं के आधार पर नई ज्ञान को जोड़ रहा है। तो प्रभाव का नियम कहलाएगा, यानी पहले सीखा गया है उसके बाद वो कर रहा है। ठीक है, आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, सादृश्य नहीं होगा यहाँ पे, तत्परता में लगे रहना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे किसके साथ गया था, दूसरे के साथ गया था। देखिए, सीखने का प्रभाव नियम अतीत की समान परिस्थितियों में से की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई जो क्रियाएं होती हैं, जो नई स्थितियां होती हैं, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है जी। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आप लोगों को यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया और डिसकैलकुलिया से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे आपको सीटेट में। याद रखिएगा, चाहे वो सीडीपी में आए, चाहे हिंदी में आए, याद रखिएगा, चाहे आपके संस्कृत में, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो आपको 3 नंबर मिलते हैं सीडीपी में, यहाँ पे सीटेट में। याद रखिएगा, सीटेट में आप लोगों को अक्षमता से, ठीक है, यहाँ पे अक्षमता से आप लोगों को कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे सीटेट में। तो याद रट के जाइएगा एकदम, कैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिसमोर्फिया, ये सब आप लोगों को आपके मुझबानी याद होना चाहिए ये सब। ठीक है, करा डिसग्राफिया, ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पहला करा कि मानसिक विकास, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधित विकार। तो राइट आंसर देखिए, विकार में होता है गड़बड़ी। याद रखिएगा, विकार में ही होता है गड़बड़ी। तो मान यहाँ पे देखिए, उसके मस्तिष्क में कोई विकार है यानी गड़बड़ी है, इसलिए डिसलेक्सिया से संबंधित है। या फिर गणित के विकार, यानी उसके जो गणित है उससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, या फिर उसके व्यवहार में कोई कमी है, इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, राइट आंसर जो चौथे का जाएगा हमारे यहाँ पे, उसके व्यवहार में गणित होता, अगर गड़बड़ी होती तो वो पढ़ ठीक से थोड़े ना पाता। उसके पठन में जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पढ़ने से जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मानसिक, जाएगा डिस्थीमिया से जाएगा। याद रखिएगा,
डिसकैलकुलिया से जाएगा गणती। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी जिनको आवश्यकता है उनको शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला कहा है कि अन्य बच्चों के साथ करानी चाहिए। दूसरा कहा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा कराना चाहिए। और तीसरा कहा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा करनी चाहिए। तो 5वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका। तो यहाँ पे कहा क्या है प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए। आवश्यकता यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, अन्य समान बच्चों के साथ ही उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनके समान बच्चों के साथ ही उनकी शिक्षा देनी करानी चाहिए। इसके विकास के लिए यहाँ पे विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षकों को उनके प्रति व्यवहार एवं सुधार करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से सीख सके। उनकी मानसिक रूप क्या है, उनके पिछड़ेपन छात्रों की आवश्यकता क्या है, उस पर ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षा करानी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, कमेंट करते चलिए सभी लोग और लाइक कर दीजिए। जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे। देखिए छठा क्या कर रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों को उपाधि देना। और तीसरा करा है कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। जी छठे का बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। जी इसका राइट आंसर देखिए छठे का जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। क्या, विद्यार्थियों को बुद्धिमान औसत यहाँ पे विद्यार्थियों की उपाधि देना। ये किसका है, सचेत होना चाहिए, यानी सचेत होना चाहिए। याद रखिएगा ये कहा है कि मतलब नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा नहीं होने की बात क्या है, मतलब सचेत होना चाहिए। किससे सचेत होना चाहिए, ये देखिए शैक्षिक क्षेत्रों को यहाँ पे की जाएगी प्राप्त तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो उसकी उपचारात्मक कार्य होगा तीसरा हमारा। याद रखिएगा तीसरा जो होगा उसके उपचार के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे सचेत कर रहा है विद्या यहाँ पे शिक्षार्थी को। ठीक है, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के जाएगा। तीसरा हमारा गलत है एकदम। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरा, तीसरा एकदम राइट कलर यहाँ पे गलत है। याद रखिएगा तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे सचेत करने की बात किया है। याद रखिएगा ठीक है, मूल्यांकन करने की बात नहीं किया है, यहाँ पे सचेत होने की बात की, यानी शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपाधि देना ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इसका मतलब अगर समझ लें हम लोग छठे का, तो शिक्षक द्वारा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपाधि देते समय सचेत रहना चाहिए। याद रखिएगा अन्यथा बालकों में निराशा उत्पन्न हो जाएगी। यही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप यही प्रश्न फंसा देता है। याद रखिएगा यही फंसा देता है आपको कि सचेत कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं कि शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। ये तो सही है कि उनका तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन सचेत किसको नहीं करना चाहिए, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना, ये तो नहीं हो सकता। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ये सचेत होना चाहिए कि सबको, अगर इससे क्या होगी बालकों में निराशा का भावना उत्पन्न होगी, यही नहीं होगा। आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तीसरा हमारा एकदम हरगिज नहीं होगा, गलत होगा। जी नेगेटिव शब्द पूछा है तो उसका राइट आंसर दूसरा ही जाएगा। ठीक है, सचेत होने की बात कहा है। तब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जी उसका राइट आंसर दूसरा ही जाएगा बिना कंफ्यूजन के, दूसरा ही राइट आंसर उसका हुआ। सचेत करने की बात कहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा 7वां कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कला, सृजनात्मकता, विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो क्या नहीं है, किसकी नहीं है, यानी विशेषता वाले, यानी यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की क्या गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपके एकदम सामने है, दूसरों के साथ झगड़ना। याद रखिएगा ठीक है, किसके साथ जाएगा, प्रतिभाशाली बालक में जिज्ञासा, अभिव्यक्ति, नवीनता तथा सृजनात्मकता, विचार जैसे गुण होते हैं। याद रखिएगा जिसमें बालक क्या करते हैं, विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे गणित हो गया, आपका विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, आपकी इनमें क्या करता है, बालक अपनी उपयोगिता को साबित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, 8वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां क्या कर रहा है। 30 प्रश्न है, याद रखिएगा यहाँ पे 30 प्रश्न है, जिसमें से 25 प्रश्न का आप लोगों को लिए चैलेंज है। तो बात करेंगे यहाँ पे 8वें प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको जाता है, पियाजे को, पैलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को। तो राइट आंसर यहाँ पे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये तो बिना सोचे समझे आप लोग दे ही सकते हैं।
जी, इसका राइट आंसर किसको जाएगा? पियाजे के साथ जाएगा। इन्होंने ही अपने बच्चों पे प्रयोग किया था, अपने तीनों बच्चों पे किया था प्रयोग। किसकी सहायता से किया था? अपने पत्नी की सहायता से किया था। और इनके मानसिक विकास और प्रगति यानी विकास में किस प्रकार से वृद्धि होती है, शारीरिक और बौद्धिक विकास में, इन पे उन्होंने किया था। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पियाजे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जिन विचार, यहाँ पे जिन विचारों का प्रतिपादन किया था, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कृतिका अक्सर, यहाँ पे करा अक्सर घर से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। ये दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है भाई? जल्दी से बताइए, इसका कमेंट करिए। तो पहला कह रहा है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के अवसर देता है। यहाँ पे अवसर की बात किया है, तो ये मत समझिएगा यानी नेगेटिव वर्ड बढ़ रहा है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। यहाँ पे खूब बात करने की बात किया है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ पे पसंद नहीं की बात किया है। और उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आंसर जो आएगा आपका, यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि कृतिका अक्सर घर में अधिकतर बात नहीं करती है, क्योंकि उसको क्या करता है, उसके बातों को, उसके जो व्यवहार है, उसको जो पर्सन है, उसको घर में मान्यता नहीं मिलती है, जबकि विद्यालय में काफी बात करती है। और तात्पर्य इसका ये हुआ कि इसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, यही कारण है कि विद्यालय में काफी हद तक वो बात करती है, जबकि घर में नहीं करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। एक बार लाइक तो कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, अपनी संख्या के बराबर ही लाइक करिए सभी लोग। जी लाइक कर दीजिए, फटाक दे, निराश मत करिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए बात क्या कर रहा है, 10वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो पहला कह रहा है कि शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा करेक्ट हमारा जाएगा चौथे के साथ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की बात किया है, शिक्षक किसके बाद गुरु को जानने की बात कर रहा है? विद्यालय में बालकों की बात करना चाहता है। तो यहाँ पे समाज में तो कोई भी कर सकता है, शिक्षा समाज नहीं होगा। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा के द्वारा आप बालकों के मनोभावों को जानना, यही आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं 11 का क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे 11 का है। कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? यहाँ पे क्या अपना प्रभाव डालती है? पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों के समझ शक्ति को पैनी बनाती है। दूसरा कह रहा है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पे कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। जी जब आप बालक सीख रहा है तो उसमें अभिप्रेरणा का क्या दायित्व होता है? तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। 11 एकदम होगा। अभिप्रेरणा जो होती है यहाँ पे इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में मोटिवेशन, मोटिवेशन कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते हैं। जी यहाँ पे समान अर्थ होता है मोटिवेशन। याद रखिएगा, किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना होना, या फिर एक प्रक्रिया के जिससे सीखने वाले के आंतरिक ऊंचाइयों अथवा आवश्यकताओं, व्यक्ति के यहाँ पे पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शों को, उन्मुखों को क्या होता है कि लक्ष्यों को की ओर निर्देशित करना। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, यानी मोटिवेशन करता है। क्या करता है? मोटिवेशन करता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं 12 का क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 12 करा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना कब समृद्ध हो सकता है? पहला करा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से साथ अंतः क्रिया करे और शिक्षक उसे क्रिया को सुगम बनाए। दूसरा करा है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और यहाँ पे चौथा करा है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। यहाँ पे आवधिक परीक्षाओं पे विशेष ध्यान देने की बात कर रहा है। तो ये तो देखिए आप, इसका तो होगा नहीं, क्योंकि आवधिक यानी बल देने की बात कर रहा है कि किसी एक पर बनिया परीक्षाओं पे बल दे रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, स्पष्टीकरण तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्याख्यान देने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। कराया कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कक्षा में अधिक से अधिक सामग्रियों का प्रयोग करें। अगर अधिक से अधिक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो क्या बालक सिखाएगा? नहीं, बालक के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे जाएगा वास्तविक दुनिया के साथ उदाहरणों का कक्षा में लाया जाए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हमारा यहाँ पे पहला होगा। ठीक है, 13वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखते हैं 13 का क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है 13 का।
देखिए 13 कारक निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला शैक्षिक संस्थान के एकमात्र ही स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। चौथा कह रहा है कि अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है। तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी सकारात्मक है, अनधिगम यानी अधिगम भी होता है, अनधिगम यानी आप कक्षा में भी सीख सकते हैं, बाहर भी सीख सकते हैं, ठीक है, अधिगम के द्वारा भी सीख सकते हैं और आप क्या अनावश्यक भी सीख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है आपका। और सीखना लक्ष्योन्मुखी यानी किसी एक लक्ष्य के लिए होता है, ये भी सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, आपकी विस्तार करता है, आपकी सोचने की शक्ति को विस्तृत करता है, रोचक बनाता है। यानी सीखना एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जो लक्ष्योन्मुखी होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 13 का पहले एक साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे नहीं की बात किया है, नेगेटिव की बात किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधी विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करिए। तो पहला कह रहा है कि को निचले स्तर के कार्यों करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है उसके माता पिता मित्रों द्वारा दैनिक कार्यों को करने के लिए सहायता करनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि श्री के माध्यम से सहायता करनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए, विशेष प्रकार की व्यवहार करना चाहिए। इससे संबंधित क्या है भाई जी, इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जी, एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे श्रव्य सीडी, यहाँ पे श्रव्य सीडी के माध्यम से, यानी उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको सुनने के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, रेडियो के माध्यम से बताया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरे के साथ जाएगा कि कक्षा में प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कक्षा में यदि कोई दृष्टिबाधी बालक होता है, याद रखिएगा, कोई दृष्टिबाधी बालक होता है तो उसके साथ भी समान बालकों की तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। अभी तो 15 ही प्रश्न हुए हैं, अभी तो आप लोगों के 15 प्रश्न और रह गए हैं। 30 प्रश्न आज आप लोगों को करने हैं एकदम टोटल। 15 करा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो पहला करा है कि पढ़ने की उत्सुकता, दूसरा करा है कि धैर्य और दृढ़ता, तीसरा करा है कि शिक्षण पद्धतियों और विशेष विषयों के ज्ञान में दक्षता, और चौथा करा है कि अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 15 का, जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दीजिए 15 का। तो बिना समय गवाए हुए हम बढ़ेंगे यहाँ पे 15 का दूसरा राइट आंसर जाएगा धैर्य और यहाँ पे दृढ़ता, क्योंकि बालक जो होते हैं चंचल विभाग के होते हैं। यहाँ पे देखिए बालक विद्यालय में सभी छात्र एक समान नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। सभी के साथ एक साथ व्यवहार भी कर सकते हैं, आपका व्यवहार जो होना चाहिए उचित होना चाहिए। अब देखिए 16 का क्या करा है हमारा, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, लाइक कर दीजिए, बार बार कर रहे हैं, कम से कम एक बार लाइक तो कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक ही तो करना है। यहाँ पे देखिए 16 क्या कर रहा है कि वह अवस्था जहाँ बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो क्या कर रहा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, ये जो जाएगा आपका 2 वर्ष जाएगा। ये जो जाएगा आपका पूर्व जाएगा 2 से 7 वर्ष जाएगा। और यहाँ पे मूर्त जो जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष जाएगा। कितना जाएगा 11 वर्ष जाएगा। और यहाँ पे जो ये जाएगा 11 से या फिर कहीं कहीं 12 होता है, इससे ऊपर जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो आप लोग जी कमेंट कर दीजिए, फटाक दे आंसर दीजिए इसका, ठीक है। कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए इसको तो 0 से 2 वर्ष जाएगा, याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष जाएगा। पूर्व जाएगा यहाँ पे 2 से 7 वर्ष जाएगा। मूर्त जो जाएगा यहाँ पे 7 से 11 वर्ष जाएगा। और ये जो जाएगा 11 से या फिर 12 से ऊपर जाएगा, कहीं कहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, प्रारंभ कर देता है। जल्दी से इसका कमेंट करिए 16 का जी। इसका राइट आंसर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जाएगा, याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि चिंतन, यहाँ पे देखिए विषय में चिंतन, विषय यानी घटनाओं में कोई वस्तु है उस पर देखकर चिंतन करना। तो तार्किक रूप से वस्तुओं पर, तार्किक मतलब देखकर उस पर चिंतन करना है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर इसके बारे में तो बालकों में बुद्धि के क्रमिक विकास की जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया था, याद रखिएगा। पहला इंद्रजनित गामक अवस्था, इसे सेंसरी मोटर भी कह सकते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे प्रीप्रेशनल स्टेज कहा जा सकता है, इसे कितना कहा जाता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी होता है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो बालक होता है पहचानना, उसमें विभेदी करना और यहाँ वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। और ये देखिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और इसे देखने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आप लोगों को, लेकिन याद रखिएगा इसे जूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा, ये समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे आप बता दीजिए कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यालय में पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, चुपचाप बैठकर अपने
अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावकों को ये पसंद नहीं आता तो इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से किस तरीकों को बेहतर माना जा सकता है? तो पहला करा कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ये तो गलत है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उन बच्चों के अनुभाग बदल दें। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, उनके पाठ यानी उनके शिक्षक बदल दें, तो ये तो गलत है भाई। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ये तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18% पे। देखिए 18 करा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? यहाँ पे देखिए पहला करा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी पौलाव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 18 का। जल्दी से कमेंट करिए तो जी, एकदम राइट आंसर 18 किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, सीखने की अंतर्दृष्टि का। ठीक है, राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे किसके साथ गया था? यहाँ पे जी एकदम पहले के साथ जाएगा। क्यों जाएगा पहले के साथ? छात्रों को कुछ ना अधिक स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, याद रखिएगा इसमें अंतर्दृष्टि सिद्धांत सूझबूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत, याद रखिएगा किसके यहाँ पे? सीखने के सिद्धांत की बात किया है। ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की देन है। इन मनोविज्ञानी ने वर्धेमर, कोहलर, कोफका और लेविन के नाम भी आते हैं। याद रखिएगा कोफका के भी नाम आते हैं, कोफका इनके भी नाम आते हैं, वर्धमान के नाम भी आते हैं, वर्धमान। ठीक है, इन सभी के नाम आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे, देखते हैं 19 का क्या कह रहा है। देखिए 19 का कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान कीजिए। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। यहाँ पे देखिए बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई है? तो आप लोगों को पता ही है किसने बताई है, जीन पियाजे ने बताई है। अपने ही बालकों पे प्रयोग किया था, तीनों बच्चों पे अपने। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इंद्रजनित गामक अवस्था, याद रखिएगा कौन आता है? इंद्रजनित गामक अवस्था, ये कितना है? 0 से 2। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कितना आता है? 2 से 7। फिर इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। फिर इसके बाद क्या आता है? औपचारिक, ये कितना आता है? 11 या 12 से ऊपर। ठीक है, यही आता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे जीन पियाजे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे, देखते हैं 20 का क्या कह रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवेग समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, अपने मित्रों के साथ संकृत हो जाते हैं? तो पहला करा किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, चौथा करा कि बाल्यावस्था। तो यहाँ पे 20वें का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो जी। देखिए यहाँ पे जो अगर मान लिया जाए यहाँ पे किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। यहाँ पे एकदम राइट आंसर आप लोगों को जा रहा है किशोरावस्था के साथ जाएगा, क्योंकि देखिए किशोरावस्था की अवधि जो होती है 12 से 18 वर्ष से होती है। किसी व्यक्ति की बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच विकास एवं समायोजन की वह अवस्था होती है जिसमें परिवर्तन की क्रांतिकारी शुरुआत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किशोरावस्था के साथ जाएगा। ये किसी प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, ये भी प्रश्न अच्छा है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है ये। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। पहला करें नकारात्मक, अग्नोमुखी, सहानुभूति पूर्वक, तटस्थ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए किसका। तो ये प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, याद रखिएगा भाई, तो गलत नहीं होना चाहिए। ये किसका जो जाएगा यहाँ पे? अग्नोमुखी यानी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है? देखिए क्या कह रहा है, पहला कि अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो एक बार लाइक कर दीजिए इसी बात पे जी, लाइक कर दीजिए सभी लोग और कमेंट फास्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 22 का हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, यानी जन्म से, याद रखिएगा जन्म से मृत्यु तक बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, विद्यालय न जाए तभी सीखता रहता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसे सतत का भी सिद्धांत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला देखिए कह रहा है कि खेल का मैदान, दूसरा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, और यहाँ पे कह रहा है कि सभागार, और यहाँ पे कह रहा है कि घर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए 23 का। तो जी विद्यालय होगा यहाँ पे, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे
किसके साथ जाएगा यहाँ पे, दूसरे के साथ जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा होगा। याद रखिएगा, खेल के मैदान में संबंध बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास से संबंधित होता है। याद रखिएगा किसके साथ होगा, खेल में जो होता है बालक के सामाजिक एवं शारीरिक विकास से सभाकार का संबंध बच्चों के भाषाई विकास से होता है, और घर का संबंध बच्चों के सांवेगिक विकास एवं सामाजिक विकास होता है, तथा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण का संबंध बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बुद्धिमान बच्चे की लक्षण नहीं है। पहला कह रहा है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और यहाँ पे कह रहा है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 24 का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे पहले का जाएगा, जी पहला ही होगा इसका राइट आंसर। बुद्धिमान बच्चा प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। याद रखिएगा, वह अमूर्त रूप से सोचता है तथा नए परिवेश में स्वयं को समायोजित भी कर सकता है। निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता को बुद्धिमान बच्चे की लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले से जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न। 5 प्रश्न और रह गए हैं, आप लोग चिंता ना करें, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को आप लोग कर रहे हैं। तो डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है। तो पहला करा है कि कक्षा की अधिकतम उपस्थिति, दूसरा करा है कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और तीसरा करा है कि शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और यहाँ पे चौथा करा है कि कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 25 का, जी इसका 25 का राइट आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दीजिएगा आप लोग। जी डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित किसके द्वारा, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ, यहाँ पे विद्यार्थियों के प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा तीसरा होगा। इसके अंतर्गत क्या था कि अभिप्रेरित विद्यार्थियों में पढ़ाई तथा उसमें जोश भरने की कला है। छात्र यदि अध्यापक के प्रश्न पूछता है तो यह अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत करता है, क्योंकि छात्रों का द्वारा प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना अभिप्रेरणा का एक उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है, नहीं की बात किया है। तो पहला करा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा करा कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरा करा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और ये करा सनिष्ठ यानी संगीत की आवश्यकता। तो 26 का राइट आंसर तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे तीसरा ही होगा, यही नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 27वें प्रश्न में बढ़ते हैं। देखते हैं 27 का क्या कह रहा है कि मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है किससे है, पहला करा है बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से, दूसरा सामूहिक कार्यों की यहाँ पे क्रिया योजना से, तीसरा करा कि मन का चित्रण करने से, और चौथा करा है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो राइट आंसर यहाँ पे 27 का जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। बहुत ही फास्ट तरीके से कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। 28वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 28 का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित यहाँ पे समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है, क्या है। तो पहला कह रहा है कि अक्षमता के यहाँ पे अनुरूप यहाँ पे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, दूसरा करा है कि महंगी और चमकदार सामग्रियों का उपयोग करना, चौथा करा है कि सरल और रोचक सामग्री का प्रयोग करना, चौथा करा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जी एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान जो छात्र होते हैं, याद रखिएगा जो छात्र होते हैं समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यालय होते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर के विद्यालय होते हैं, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करना तथा उसे दूर करने का बेहतर तरीका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे देखते हैं। 29 का क्या कह रहा है, ये तो आप लोग देखिए कि समझ गए हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो पहला करा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक 11 से ऊपर, संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे इंद्रियों के द्वारा सोचता है, इंद्रियों के द्वारा सोचता है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। संवेदी प्रेरक अवस्था देखिए नहीं, यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे इंद्रियों के द्वारा 0 से 2 में सीखता है, और यहाँ पे 2 से 7 वर्ष जो होता है बालक यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, औपचारिक 11 यहाँ पे 11 से ऊपर, ठीक है, औपचारिक या फिर मूर्त। यहाँ पे कह रहा है क्या कह रहा है कि चिंतन तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो औपचारिक होगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है
मूर्त अवस्था, यहाँ पे देखिए मूर्त, यहाँ पे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक यानी जो जो नहीं है वस्तु उस पर चिंतन करने का प्रारंभ कर देता है। यानी वस्तु है नहीं है, वस्तु नहीं है उस पर चिंतन करने की बात कहा है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु रहेगा और उस पर चिंतन करना प्रारंभ कर देगा तो वो तो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे, ठीक है। लेकिन वस्तु नहीं है और उस पर चिंतन करने की बात कहलाएगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जाएगा। दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। वस्तु न होने पर उस पर चिंतन करना ये औपचारिक पे जाएगा और वस्तु होने पर प्रारंभ चिंतन कर देना मूर्त के साथ जाएगा। तो राइट आंसर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, देखिए इसे देखते ही कितने लोगों का सही होता है और अपना स्कोर बता दीजिएगा क्या चैलेंज एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं। तो कह रहा है हमारे निम्न में से कौन से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला कह रहा है कि अच्छी, यहाँ पे कह रहा है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए यहाँ पे विद्यार्थियों का शिक्षण, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना, और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, और चौथा कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो यहाँ पे कहा है पोषण सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, सभी लोग कमेंट में देंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है तो इसका आंसर आप लोग सही सही देंगे। कैसे देंगे, सही सही उत्तर देंगे। सभी लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है। कमेंट में देंगे सही सही। और चलिए देख लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि सॉरी यहाँ पे परमाज के चैनल को जितने लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो जल्दी से एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जी। और व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं जी। तो सीटेट तो पास करना ही आप लोगों को, ठीक है। उत्तर नीचे दिए गए हैं तो याद रखिएगा हर एक प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, सोचना है और अच्छे से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में इसका राय सुझाव मत जरूर दे दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। जरूर दीजिएगा, सभी लोग दीजिएगा। तो आज के उत्तर भी 30वें का बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा और अभ्यास करते रहिए।